प्यारे स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। इस चैनल से जुड़िए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज मैं हिंदी का दूसरा चैप्टर लेकर के आया हूं, बातचीत। यह एक बातचीत है जो मनुष्य एक दूसरे से कैसे अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं, वह उसी चैप्टर पे लिया गया है। 12th का सबसे काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर में एक है। आप लोग इसमें मैं ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ, आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और देखिए कि 25 प्रश्न में आप लोग कितना प्रश्न को सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रश्न दिया गया वो सब बोर्ड पे आधारित प्रश्न है। आज से 2001 से लेकर के और 2022 तक यानी 23 तक के जो प्रश्न पूछा गया था वह सब प्रश्न इस चैप्टर से कितना पूछा गया था वो सब चूज करके मैं यहाँ पे टाइपिस्ट करवा करके यह क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। और इस क्वेश्चन का PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। जैसे ही आप इस चैप्टर को देख लीजिएगा पूरा, तो आप उस PDF को डाउनलोड करके और कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड में ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता है, इसी तरह पूछा जाता है। तो आप लोग क्वेश्चन क्या है देखिए, आप लोग बड़ी शालीनता से जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपको 25 में 25 लाना है। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न पे आते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न है दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो बातचीत जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखी गई एक रचना है और बताना है कि बातचीत है क्या। बालकृष्ण भट्ट जो रचना दिए हैं वह बातचीत है क्या। एकांकी है, कहानी है, यात्रा स्मरण है या ललित निबंध है। तो दोस्तों आप लोग समझ लीजिए कि बातचीत जो है एक ललित निबंध है। क्या है दोस्तों? एक निबंध है। बातचीत एक निबंध है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी को लॉक कीजिए और अगले प्रश्नों पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। मतलब निबंधकार थे लेकिन युग बताना है, जो किस युग के थे। प्रसाद युग के, भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, स्वतंत्रोत्तर युग के। तो दोस्तों बालकृष्ण भट्ट जो जी थे वे भारतेंदु युग के निबंधकार थे। किस युग के निबंधकार थे दोस्तों? तो भारतेंदु युग के। तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगला पे दोस्तों, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य जो बात करती है वह उत्तम तरीका क्या है बातचीत करने का। जैसे हम हुए, आप हुए, या आप अपने मित्रों के साथ कैसे बात करते हैं, अपने माता पिता के साथ कैसे बात करते हैं, अपने रिलेशनों के साथ कैसे बात करते हैं, उसमें बताना है कि उत्तम तरीका क्या है मनुष्य का। विद्वतापूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका है जो अवाक होकर अपने से बात करना। कोई भी शख्स, चाहे हम हो या आप हो, आप अपने से काफ़ी अच्छे से बात कर सकते हैं। मन में कुछ चलते हैं, वे भी बात हो, मन की आत्माओं को, मतलब वो अपने से बात कर रहा है, तो अवाक से होकर के अपने से बातचीत करना ही उत्तम तरीका है मनुष्य का। तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक कीजिए दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों? तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता, प्रभावपूर्ण भाषा। संवाद मतलब क्या? बातचीत ही होता है, तो उसमें क्या सबसे महत्वपूर्ण है? आत्मीयता। अगर आपके पास या हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं होगी तो हम सामने वाला के साथ फेस नहीं कर पाएंगे, बोलने में हेजिटेट होंगे, हम डरते रहेंगे कि क्या बोले जो सही लगेगा। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है आत्मीयता। कॉन्फिडेंस अगर आपके पास है तो आप किसी के समक्ष आप अपना तर्क दे सकते हैं, और नहीं है आपके पास आत्मीयता यानी कॉन्फिडेंस, तो आप तर्क नहीं दे सकते। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण आत्मीयता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 23 जून 1844, 23 जून 1844, 20 जुलाई 1902, 18 दिसंबर 1834। तो दोस्तों बालकृष्ण भट्ट का जन्म, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑप्शन में दे दिया जाता है 23 जून 1884 और 1844। तो आप लोग में से अधिकांश को देखे हैं कि आप लोग 1884 में मार देते हैं, क्योंकि आप लोग को ध्यान नहीं रहता है। तो दोस्तों हम बताते हैं, आप लोग कवि परिचय पढ़े थे ना, तो उसमें दिया गया था 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए
अगला प्रश्न है दोस्तों, संयोगिता स्वयंवर रचना है। दोस्तों आप लोग समझ जाइए कि आप लोग जैसे हम बातचीत का ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं तो आप लोग के मन में चल रहा है कि यह बातचीत का चैप्टर बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है तो वह उन्हीं का रचना होगा, लेकिन नहीं। इस प्रश्न में एक ही प्रश्न ऐसा था जो हमको सबसे यूनिक लगा और वह प्रश्न यही है, और यह प्रश्न बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए मैं इसको यहाँ पर लाया हूँ। तो संयोगिता स्वयंवर की रचना है बालकृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की, श्रीनिवास दास की, मैथिली शरण गुप्त की। तो दोस्तों इसमें जो होगा संयोगिता स्वयंवर की रचना, सबसे पहले तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न का जवाब आप लोगों में से कितने लोगों को आता है। उसके बाद देखिए तो दोस्तों इसका उत्तर जो हो जाएगा श्रीनिवास दास जी संयोगिता स्वयंवर की रचना है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। मतलब बताना है इसमें कि बालकृष्ण भट्ट जी जो थे उन्होंने कौन सी रचना नहीं लिखी। नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान सुजान, सद्भाव का परीक्षा अभाव, परीक्षा गुरु। तो दोस्तों आप लोग जब कभी परिचय पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया था कि नूतन ब्रह्मचारी उनके द्वारा रचित रचना है, 100 अजान सुजान उनके द्वारा प्रसिद्ध रचना है, सद्भाव का अभाव भी उनका ही रचना है। तो ये तीनों उनके द्वारा लिखी गई रचना है, लेकिन एक है परीक्षा गुरु उनके द्वारा लिखी गई रचना नहीं है, इसीलिए इसका आंसर डी होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। मतलब इसमें भी बताना है कि बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा कौन सी रचना लिखी गई है। रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका, प्राचार्य विद्या। दोस्तों आप लोग जानते हैं रेणुका किनका लिखा हुआ है। रेणुका जो है, रेणुका रचना वे दिनकर के द्वारा लिखा गया है और यह बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, इसलिए हम आपको बता दिए रेणुका दिनकर के द्वारा लिखा गया पता है। और बताइए कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो रचना है इसमें कौन है। तो दोस्तों वो जो है रेल का विकट बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखी गई एक रचना है, यह काफ़ी अच्छी रचना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। यह प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इस प्रश्न को भी ध्यान से देखिए कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। प्रताप, करमवीर, हिंदी प्रदीप, ज्योत्सना। तो दोस्तों आप लोग जानिए बालकृष्ण भट्ट जो थे मासिक पत्र निकाले थे हिंदी प्रदीप। यह एक मासिक पत्र था जिसमें वह अपनी रचनाओं के बारे में लिखा करते थे, तो वह हिंदी प्रदीप जो थे, हिंदी प्रदीप निकाले थे मासिक पत्र। ध्यान में नहीं है कब निकाले थे, लेकिन 1870 के दशक में ही निकाले थे वे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, बातचीत किस विधा की रचना है। मतलब इसमें बताना है कि बातचीत आखिर है क्या, कहानी है, निबंध है, एकांकी है या आलोचना है। तो दोस्तों बताना है, देखिए ऑप्शन नंबर ए आलोचना, गीत, शोध, निबंध। तो दोस्तों हमने बताया है कि क्या है बातचीत, तो बातचीत एक ललित निबंध है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों सही, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, रोबिन्स क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है, VVI प्रश्न है दोस्तों, तो इस प्रश्न को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। रोबिन्स क्रूसो एक यूरोपियन शख्स थे, उन्होंने 16 वर्ष के बाद किसी के मुख से आवाज़ सुनी, समझिए दोस्तों। और वह मुख किसके मुंह से सुने थे। जैसे हम किसी के मुंह से आवाज़ सुनते हैं ना तो बताते हैं ना कि कौन थे वो, तो ठीक उसी प्रकार वे भी सुने थे। तो बात देखिए दोस्तों, फ्राइडे के मुख से, संडे के मुख से, एडिसन के मुख से, स्टील के मुख से। तो दोस्तों आप लोग अक्सर इस प्रश्न में ऑप्शन दे करके कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसके कारण आप लोग गलत करके आ जाते हैं। आपके लिए एक एक नंबर इम्पोर्टेंट रखता है, अभी नहीं लेकिन जब आप एग्ज़ाम दे करके आएगा तब आपको एक नंबर का वैल्यू पता चलेगा कि आखिर एक नंबर क्या क्या कर सकता है। तो दोस्तों आप लोग ऐसे प्रश्न में हमेशा कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो हम आपको बताते हैं ट्रिक याद करने का। आप लोग को साप्ताहिक तो याद होगा, अंग्रेजी में सप्ताह का नाम संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। थर्सडे के बाद क्या आता है दोस्तों, थर्सडे के बाद फ्राइडे आता है दोस्तों, थर्सडे के बाद फ्राइडे आता है। तो ऑप्शन में देखिए दोस्तों है ना फ्राइडे ही होगा सही।
मतलब सप्ताह के 6वें वाले दिन, याद रख लीजिएगा, सप्ताह के 6ठे वाले दिन फ्राइडे के मुख से उन्होंने 16 वर्ष के उपरांत आवाज़ सुनी थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। मतलब इसमें बताना है कि ये जो बातचीत शीर्षक है, बातचीत रचना है, उसके निबंधकार कौन है। जयप्रकाश नारायण, मोहन राकेश, नामवर सिंह, बालकृष्ण भट्ट। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति के लेखक हैं, मोहन राकेश सिपाही के माँ के लेखक हैं, नामवर सिंह परगीत के और समाज के लेखक हैं, और बालकृष्ण भट्ट जी हमारे बातचीत के रचना के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपको सही हो जाएगा। दोस्तों ऐसे वाले प्रश्न में ना हर एक चैप्टर मतलब पूछ दिया जाता है, जैसे सिपाही की माँ शीर्षक के निबंधकार कौन है, शीर्षक के रचनाकार कौन है, तो सॉरी हाँ वही रचनाकार कौन है, तो आप लोग उसमें जवाब देते हैं ऑप्शन दे करके। मोहन राकेश भी रहते हैं तो मोहन राकेश में आप लोग लॉक कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। तो अब आते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। मतलब बताते हैं बालकृष्ण भट्ट जी जो हैं बातचीत के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले यदि आपको बातचीत करने का सलीका आता है, तरीका आता है, तो आप किसी के समक्ष तर्कपूर्ण बात बिकते हैं, तो वे बातचीत के माध्यम से बातचीत की शैली को बताते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी रखा गया। यह दोस्तों 2018 में जो पेपर हुई थी ना, वो पेपर बहुत हार्ड हुआ था उस 2018 का। तो उसमें बताया गया था, मतलब यह प्रश्न था कि भट्ट जी यानी बालकृष्ण भट्ट जी को अंग्रेजी के साहित्य एवं स्टील की श्रेणी किसने दी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, रामचंद्र शुक्ल और रामविलास शर्मा। तो दोस्तों उनको जो है एडिशन और स्टील की श्रेणी रामचंद्र शुक्ल जी दिए थे। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा। मतलब बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ दोस्तों। जैसे हम आपका जन्म जिस स्थान पे होता है बोलते हैं ना, तो ठीक उसी प्रकार बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कहाँ हुआ था। लखनऊ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश। दोस्तों आप लोगों को एक जानकारी पता ही होगी, कुछ को पता होगा कुछ को नहीं पता होगा, ऐसा थोड़ी है सबको पता ही हो सकता है। हमें भी कुछ बात नहीं पता होगा, आपको भी कुछ बात नहीं पता होता है। दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आप लोग बताइए। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि इसका उत्तर क्या होगा। वैसे हम आपको बताते हैं इसका उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। वे इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के निवासी थे, लेकिन वर्तमान में इलाहाबाद का नाम चेंज होकर के क्या पड़ गया। हो सकता है ऑप्शन में दे इलाहाबाद के जगह पे क्या था दोस्तों, इलाहाबाद के जगह पे वर्तमान में प्रयागराज, उत्तर प्रदेश का बहुत ही प्रसिद्ध जगह है प्रयागराज, वही नाम पड़ गया प्रयागराज। तो हो सकता है ऑप्शन में दे प्रयागराज उत्तर प्रदेश। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी या कोई भी ऑप्शन में हो आप लोग लॉक करके आएगा। वैसे इस प्रश्न का जवाब बी होगा दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। बताना है कि इसमें कौन सी पत्रिका ऐसी थी जिनका संपादन किया। मैंने पीछे अभी बताया है ना किस पत्रिका के संपादन किए थे, इसमें भी रिपीट किया गया है प्रश्न। तो दोस्तों देखिए आर्यवत, हुंकार, हिंदी प्रदीप, पंजाब केसरी। तो दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। वैसे इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, वे हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे। अब आते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला कब प्रारंभ किया। दोस्तों मैंने बताया था ना कि शायद पूरा कंफर्म नहीं थे कि कब प्रकाशित किए गए थे, लेकिन हम आपको बताए थे ना 1870 के दशक में हिंदी प्रदीप पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। तो ऑप्शन देखते हैं शायद ध्यान में आ जाए। तो देखिए दोस्तों 1877, 1888, 1889, 1894। तो दोस्तों इसमें जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। 1877 में उन्होंने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए
प्रश्न संख्या 18 है दोस्तों। अब हम लोग काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि 18 में आप लोगों ने कितना प्रश्न का जवाब दिया। वैसे देखिए प्रश्न क्या है 18 नंबर, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है, मतलब उनके द्वारा कौन सी रचना इसमें लिखी गई नहीं है। पद्मावती, वीणी संहार, मेघदूतम, मेघनाथ वध। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि ऊपर से ए और बी उन्हीं के द्वारा लिखी गई रचना है और नीचे से डी भी उन्हीं के द्वारा लिखी गई रचना है। तो बचा अब क्या, ऑप्शन नंबर सी बचा दोस्तों। सी उनके द्वारा लिखी गई रचना नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। आप लोग सी को लॉक कीजिए। अब आते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। इसमें बताना है कि बालकृष्ण भट्ट जी जो थे कौन सी उपन्यास रचित हैं। और आपको हम बताए थे ना पीछे कि एक ऐसी उपन्यास है जिन पे उन्हें पुरस्कार भी दिया गया था, तो वह उसी का जिक्र इसमें किया गया। आप ऑप्शन में देखिए कि क्या हो सकता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में क्या है, मैला आंचल, बी में क्या है, गोदान, सी में क्या है, सौजान एक सुजान, डी में क्या है, अंतराल। यदि आप लोग वीडियो को अच्छा से देख रहे होंगे तो आपको पता होगा इसका प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर आपको जरूर पता होगा। वैसे इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है सी में दोस्तों, 100 अजान एक सुजान। इन्हें यह एक उपन्यास है और इन्हें इस उपन्यास पे पुरस्कार दिया गया था सरकार की तरफ से। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों। देखिए क्या है प्रश्न, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इस प्रश्न को बार बार रिपीट कर लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिए कहीं पे, शायद भूल जाए या ना भूले। कि कितनों का आईक्यू लेवल कमज़ोर होता है, कितनों का सही रहता है। जिसको ऐसा लगता है कि हम भूल जाएंगे वह कॉपी में लिख लो, क्योंकि यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। मंगल पाठ को क्या कहा जाता है नाटक के प्रारंभ में। तो दोस्तों भजन, नांदी पाठ, मंगलाचारण, आरती। दोस्तों आप लोग ये मत समझिएगा कि मंगल पाठ है तो मंगलाचारण होगा। दोस्तों इसका हो जाएगा आपका नांदी पाठ। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को नांदी पाठ कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है दोस्तों, नांदी पाठ। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, रोबिन्स क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। दोस्तों प्रश्न में दिया गया था कि कितने वर्ष के उम्र के बाद उन्हें किसी के मुख से आवाज़ सुनी, मतलब वाक की शक्ति सुनी थी। तो रोबिन्स क्रूसो जो थे 16 वर्ष के बाद उन्हें किसी के मुख से आवाज़ सुने थे। तो वे ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा। दोस्तों यह प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी दिया गया है और आप लोग ध्यान दीजिए, ऐसे प्रश्नों का जवाब सब्जेक्टिव में भी दिया जाता है। और सब्जेक्टिव में पूछता है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह कथन को परिहार कीजिए, मतलब यह कथन को अपने तरीके से उत्तर दीजिए, आखिर कौन बोले थे ऐसा बात। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एडिसन, बेन जॉनसन, स्पेंसर, मिल्टन। तो दोस्तों हम बताते हैं, यदि आप पाठ पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया था बेन जॉनसन जो जी थे वे कहते हैं कि बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार करने का मतलब दोस्तों इंटरव्यू होता है, अंग्रेजी में उसे इंटरव्यू कहा होता है। और एक थे एडिसन, उनका भी स्टेटमेंट जान लीजिए दोस्तों। वे कहते हैं कि असल बातचीत हम दो के बीच ही हो सकती है, यदि कोई तीसरा आता है उसमें तो परेशानी होती है, मतलब हम खुल के बात नहीं कर पाते हैं, तीसरा व्यक्ति कोई आता है तो दो व्यक्ति के बीच असल बातचीत होती है और बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा दोस्तों। ठीक इसी प्रकार अगर यहाँ पे कोई प्रश्न रहता कि दो व्यक्ति के बीच असल बातचीत होती है, किसका कथन है, तो आप लोग एडिशन में लगाते। लेकिन इस प्रश्न में क्या है, मनुष्य ही बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, तो आप लोग बेन जॉनसन में टिक लगाइएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा सही दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, शायद पूछ दिया जाए अगला प्रश्न क्या है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, देखिए मैंने पीछे बताया था ना दोस्तों, ठीक उसी प्रकार का प्रश्न है। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकता है, यह किसका मत है। मत यानी स्टेटमेंट मानी कथन। तो दोस्तों एडिसन, बेन जॉनसन, मिल्टन, स्पेंसर। तो दोस्तों मैंने बताया था कि असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच होती है और वह एडिसन का मत है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों,
एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकता है? बताओ दोस्तों, मैंने बताया था ना कि एडिसन जी जो थे असल बातचीत 2 लोगों के बीच कहते हैं होते हैं। तो ऑप्शन में देखिए 2 है कहीं पे, हाँ दोस्तों ऊपर में ही है 2, तो 2 ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। एक बात ध्यान रखिएगा कि 2 व्यक्तियों के बीच ही असल बातचीत हो सकती है। आप खुल के एक दूसरे के मन की बातों को कर सकते हैं, अपने दिल की बात को सामने वाले के साथ कर सकते हैं, लेकिन वहीं पे कोई तीसरा आ जाए तो आप खुल के बात नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? बताना है कि बातचीत, यदि आप परेशानी में रहते हैं, दुख रहते हैं, कष्ट में रहते हैं, तो आप सामने वाला के साथ बातचीत करते हैं तो आपकी मन हल्का हो जाता है। तो इसमें बताना है कि आखिर क्या होता है। क्रोधपूर्ण, भारी और बोझिल, हल्का और स्वच्छ, इनमें से कोई नहीं। आप यदि बातचीत करते हैं तो आपको शांति मिलती है, आपके हृदय में शांति मिलती है। तो बताना ऑप्शन क्या हो सकता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, हल्का और स्वच्छ हो जाता है। मतलब मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है, कोई परेशानी नहीं महसूस होती है अगर यदि आप अपने मन की बात को किसी के समक्ष रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों 26 नंबर दोस्तों, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? दोस्तों यह स्टेटमेंट जो है ना, यह कथन आप पाठ पढ़िएगा, सबसे ऊपर में ही लिखा गया है कि किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। तो दोस्तों ऑप्शन देखिए, श्रवण शक्ति, वाक्य शक्ति, दिव्य शक्ति, स्मरण शक्ति। तो दोस्तों मनुष्य ईश्वर के द्वारा दी गई अनुपम उपहार में एक वाक्य शक्ति भी है। तो दोस्तों वाक्य शक्ति कहने का मतलब बात, बोलने की कला। वाक्य शक्ति का अर्थ होता है दोस्तों बोलने की कला। क्या होता है दोस्तों, बोलने की कला। बोलने की कला को वाक्य शक्ति कहते हैं दोस्तों, बोलने की कला। तो दोस्तों इसका हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, देखिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ से के लोगों के सर्वाधिक प्रचलित है? कन्वर्सेशन का मतलब भी होता है दोस्तों बातचीत। कन्वर्सेशन मतलब बातचीत करना होता है। और आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? इंडिया के लोगों में, चाइना के लोगों में। तो बताना इसमें। तो दोस्तों आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है ना, यूरोप के लोगों में सबसे अधिक प्रचलित है। और यह प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और सब्जेक्टिव में भी पूछ दिया जाता है। तो आप लोग सब्जेक्टिव में कुछ ज़्यादा उत्तर देते हैं कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों के द्वारा प्रचलित है और इसमें एक दूसरे के बीच खुल के बात किया जाता है। इस तरह का बात आप पाठ में पढ़िएगा। तो आप लोगों के लिए मैं सब्जेक्टिव का भी लाऊंगा, पहले सब्जेक्टिव का लाऊंगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव तो पूरा कर लीजिए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों, सी सही होगा दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? इसमें भी बताना है दोस्तों, इसमें बताना है काल किस, और उसमें बताना था युग के रचनाकार। तो युग के रचनाकार थे तो भारतेंदु युग के रचनाकार थे। और इसमें बताना है किस काल के, तो दोस्तों भारतेंदु युग जो थे वे आधुनिक काल के रचनाकार थे। तो दोस्तों स्वाभाविक बात है वे युग के रचनाकार थे तो आधुनिक काल के ही रचनाकार होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों, डी सही हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगला प्रश्न खत्म हो गया दोस्तों। अब आप लोग बताइए कि आप लोग 28 प्रश्न में से कितना प्रश्न का उत्तर दिए सही। यदि आप लोग 28 प्रश्न में से 25 प्रश्न या 25 या 23 प्रश्न सही देते हैं ना, तो आप लोग सेफ जोन में हैं, आप लोग सेफ जोन में हैं। फिर आपको इस प्रश्न से, इस चैप्टर से कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आसानी से एग्जाम हॉल में बैठिएगा। यदि इस चैप्टर से प्रश्न रहता तो आप लोग फोड़ दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में हमेशा आपको बेसिक चीज़ ही ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। हो सकता है 5%, ऐसा बात नहीं कि हर एक प्रश्न आपको हल्का मिल जाए, लेकिन 5%, 10% प्रश्न आपको हार्ड मिलेगा। आपको उसको देखना ही नहीं है, आपको वो देखना है जो आपने पढ़ा है, और जो आपने पढ़ा है वो आपको ज़रूर याद रहेगा, क्योंकि आपने यहाँ से पढ़ा है। तो दोस्तों आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी के साथ बाय।